पिछली क्लास में हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। हमने उसमें जाना था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आए कहाँ से, उसका डिस्कशन कहाँ से शुरू हुआ और वर्नर कौन है। आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए किन किन बातों का जानना हमें ज़रूरी है, ताकि उनके रिगार्डिंग हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकें। तो बेसिक डेफिनेशन तो हम पहले ही कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ एरे। हियर द वर्ड एरे मींस हम बात कर रहे हैं सीरीज में यानी लगातार लगे हुए एनायंस और neutral molecules that are bound to a central atom, which is here via coordinate covalent bond। और इन्हीं को कई बार हम लोग जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज हैं यानी कि लीगेंड्स, हम इन्हें बुलाते हैं हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग टर्म्स की। तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज डिफाइन करनी होती है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बताने के लिए हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया है कुछ इस तरह का, ठीक। ये है मेरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी हर उस चीज के बारे में बात करता है जो आपके इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आती है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया। कोबाल्ट का, 3 क्लोराइड आयंस का और 3 अमोनियम आयंस का, अमोनिया आयंस का, सॉरी अमोनिया मॉलिक्यूल्स का। सिमिलरली अगर इसकी बात करूं, ये कॉम्प्लेक्स है मेरा, इसको हटाते हैं, यहाँ से थोड़ी सी जगह क्रिएट करते हैं। अगर इसके लिए बात करूं, मेरे पास है Fe CN होल 6 चार्ज 4 माइनस। तो इसको बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, एक Fe की और 6 साइनाइड आयंस की। तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेशन एंटिटी। So, a chemical compound in which the central ion or atom is bound to a set number of atoms or molecule is called as the coordination entity। याद रखिए, it comes within these two square brackets कि आखिर कौन सी चीजें इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए इन्वॉल्व हैं। इस बात से कोई लेना देना नहीं है, चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है मेटल पर, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं होता। फिर आते हैं हमारे पास लीगेंड्स। लीगेंड्स एक्चुअली हमारे बेस होते हैं, और जो हमारा मेटल सेंटर है जो अपने वेकेंट पी और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है एज अ एसिड। यानी पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जितने मेटल हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जितने भी लीगेंड्स हैं वो लुईस बेस की तरह। तो बेस वो है जिनके पास देने के लिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स की फॉर्म में या फिर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। अगर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जुड़े हुए हैं और उनको बोलते हैं लीगेंड, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब लीगेंड्स हमारे कई तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन डोनेशन मेथड के बेसिस पर, वो कितनी साइट्स यूज कर रहे हैं या उनका नेचर कैसा है। करेंटली वो डिस्कशन हम करेंगे अगली क्लास में जब हम नॉमेनक्लेचर से पहले शुरुआत करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन रेफर करता है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मौजूद है तो कितने लीगेंड उस मेटल के साथ सिग्मा बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। जितने लीगेंड सिग्मा बॉन्डिंग से जुड़े हुए होंगे उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। जैसे मेरे इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर 4 लीगेंड है जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड से मेटल को अपने साथ जोड़ कर रखा है। तो इसका मतलब इस मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो गया 4। आगे बात करते हैं इसी के साथ। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड refers to the total number of sigma bonds through which the ligands are bound to the coordination center। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कॉम्प्लेक्स दिया है जहां पर है मेरे पास मेटल के नाम पर है मेरे पास निकल, लीगेंड्स है मेरे पास अमोनिया 4 मॉलिक्यूल्स, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर है चार्ज 2 प्लस का।
तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया निकल का 4, क्योंकि बॉन्ड्स कितनी है सिग्मा यहाँ पर 4। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में फर्क क्या है। तो पहली चीज से ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे ना, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अलग अलग नहीं बताया जाएगा। हम ज्यादातर फोकस करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में मुझे जरूरत से जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में। सो हमने ये देखा था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीजें उस कॉम्प्लेक्स को बना रही हैं, मगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बताता है उस पूरे स्पेस को कि उसके ऊपर चार्ज कितना मौजूद है, क्या उसे कोई साथ में कोई ऐसा अपोजिटली चार्ज आयन है जो उसे स्टेबलाइज कर रहा है, उन सब के बारे में बताता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी में फर्क क्या है? एंटिटी चीजों के बारे में बता रहा है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर उस स्पेस के बारे में बता रहा है जहां पर मेटल, लिगेंड, चार्ज और बाकी स्पीशीज साथ में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो दोबारा बताता हूं, सुनिए। कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कॉम्प्लेक्स का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो स्पेस बताता है जहां पर ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज द नॉन आयनाइजेबल पार्ट, यानी सॉल्यूशन में अगर ये पार्ट जाएगा तो ये पार्ट एज इट इज रहेगा। इसे मेटल से लीगेंड को अलग करना नामुमकिन है नॉर्मल कंडीशंस में। इसमें एक सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन होगा जो जरूरी कई केसेस में आपके पास ग्रुप 13 एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम भी हो सकता है, surrounded by neighboring atoms or groups which are represented within the enclosed square brackets. ठीक, the coordination center, the ligands attached to the coordination center in the net charge, क्या क्या? coordination center, ligands और उनके ऊपर का नेट चार्ज होल फॉर्म्स द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जब उन्हें साथ में लिखा जाए, इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें यूजुअली एक काउंटर आयन आता है ताकि जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर अपोज चार्ज मौजूद है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है कोबाल्ट NH3 होल 6 Cl3, ये है मेरा काउंटर आयन जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अगर यहाँ Cl3s का मतलब यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो 3 नेगेटिव आकर उसे न्यूट्रलाइज कर रहा है। फिर आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर रेफर करता है कि किसी मेटल ने बॉन्डिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद इट। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स है और मैं कह रहा हूं इसके ऊपर मेरे पास 2+ चार्ज मौजूद, +1 चार्ज मौजूद है, और मुझे कैलकुलेट करना है कि कोबाल्ट पर चार्ज कितना आ रहा होगा। तो पहली चीज, टोटल कॉम्प्लेक्स पर चार्ज अगर +1 है, वो आ कब रहा है? वो तब आ रहा है जब सारी बॉन्डिंग के बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए। तो सबका टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट मुझे बता देना चाहिए कि x अमाउंट ऑफ चार्ज जब कंबाइन किया 3 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Cl आपका नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और अमोनिया जो कि यहाँ और 3 है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इन सब के टोटल चार्ज की वजह से जो चार्ज बच रहा है वो है +1 का। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे। x -3 इक्वल्स टू +1, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 3, यानी कोबाल्ट यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बॉन्डिंग बनाने के लिए कोबाल्ट ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ टर्म्स जो हमें समझनी जरूरी थी इससे पहले हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू कर सकें, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, उन चीज को समझाने के लिए।
अच्छा, इफ़ यू नीड दैट पीडीएफ, मैं ये जो आपके पास पीडीएफ है, मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा ड्राइव के साथ। सो वहां से आप इस ड्राइव को पूरा, इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सारे बेसिक्स कवर हैं, जो कि मैं आने वाली क्लासेस में आगे फर्दर कवर करूंगा। तो आप चाहें तो इस पीडीएफ को अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और याद रखिए, इसमें जो कंटेंट है वो जेई नीट के लेवल का है। तो अगर आप स्कूल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें कुछ टॉपिक्स थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, जिनके लिए आपको अपना सिलेबस पहले रेफर करना होगा, ताकि आप अगर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर अगर आपने नीट या जेई के लिए, तो आप इसे बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे ईएन रूल के बारे में, डबल सॉल्ट्स के बारे में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के बारे में, और नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।